बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत अहम टॉपिक है। टॉपिक जो है किराएदारी के हवाले से है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक केस जो है वो हमारे सामने आया है जिसमें एक शख्स को, एक मालक को, जो कि प्रॉपर्टी ओनर था, लैंडलॉर्ड था, उसको 6 लाख रुपए का उसको नुकसान हुआ। इस किरायादारी के हवाले से वो क्या नुकसान हुआ है वो आज के आपके सामने इस व्लॉग में डिस्कस करते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि कानून किरायादारी के तहत जब भी कोई, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, कि जब भी कोई किरायानामा लिखा जाता है, आपको पता है कि किरायादारी का बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान है। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्डिंग्स किराए पे लेते हैं, वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी और कमर्शियल पर्पस के लिए भी, और इसी वाले से किराने में लिखे भी जाते हैं। लेकिन जो सबसे एक अहम बात है, लोग समटाइम्स तो किरायानामा लिखते ही नहीं हैं, लेकिन वह नॉर्मली अब ये होता है कि किरायानामा लिखा जाता है। जो सबसे हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उस किरायानामा को रजिस्टर्ड नहीं करवाते। ये सबसे बड़ी गलती है। लोग लिख लेते हैं, किसी ने घर रहने के लिए किराए पे लिया है तो वो कहते हैं जी किरायानामा लिखा गया, दैट इज़ सफिशिएंट और इसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। लोग इस बात में कोताही कर जाते हैं। ना मालिक जो है इस बात पे जोर देता है कि जी किरायानामा जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और ना ही जो है वो टेनेंट जो है, जो किराएदार है, वो इस बात पे जोर देता है कि जी इसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाए। उसकी रीज़न ये होती है कि उनके इल्म में कानून नहीं होता, उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि हमें इस चीज़ का क्या नुकसान हो सकता है। यही आज का टॉपिक, इसलिए मैं आज का व्लॉग बना रहा हूं कि आपको ये बताऊं कि एक शख्स को 6 लाख रुपया किराया रजिस्टर ना करवाने के हवाले से वो कैसे नुकसान हुआ। सूरत हाल ये है जी कि एक शख्स ने दावा दायर किया कि जी मैं किसी शख्स को मैंने बिल्डिंग किराए पे दी थी, तो वो किराया जो है वो अब शख्स जो है वो उस बिल्डिंग पे काबिज हो गया, तो अब मेरी बिल्डिंग जो है ना वो मुझे किराया दे रहा है और ना वो मेरी बिल्डिंग खाली कर रहा है। दावा दायर किया गया उस शख्स की तरफ से। जब दावा दायर किया गया तो अदालत में जब दावा पेश हुआ तो अदालत ने देखा कि ये जो किरायानामा है ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो अदालत ने कानून के मुताबिक जो मालिक होता है उसको 10% सालाना जो किराया होता है उसका फ़ाइन अदा करना पड़ता है। तब अगर वो जब फ़ाइन अदा करेगा तो फिर उसका केस जो है वो इंटरटेन होगा, अदालत में समाअत के लिए केस उसका चलेगा। और अगर किराएदार है, अगर वो मालिक के खिलाफ कोई किराएदारी के हवाले से केस दायर करना चाहता है और किरायानामा जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो किराएदार को 5% जो है सालाना किराया जो होता है उसके हवाले से उसको फ़ाइन अदा करना पड़ता है, अदालत में जमा करवाना पड़ता है, फिर जाके केस जो है वो प्रोसीडेबल होता है। अब हमारे केस में ये पोजीशन ये आई कि जो केस था उसमें जो मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक था, क्योंकि किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं था, अदालत ने हमें हुक्म दे दिया कि जी आप ऐसा करें, इसका सालाना जो है किराया जो है उसका 10% के हवाले से हिसाब से जो है वो इस अदालत में जमा कराएं। वो बनता था 6 लाख रुपए। प्रॉपर्टी बड़ी थी, किराया ज़्यादा था, तो इसलिए उनका जो ये 10% का जो फ़ाइन बना सालाना वो 6 लाख रुपया बना। केस को चलाना था, प्रॉपर्टी वापस लेनी थी, किराए लेने थे, मरते क्या ना करते वो 6 लाख रुपए जमा करवाना पड़ा। जब 6 लाख रुपए जमा करवा दिया तो केस जो है वो तकरीबन हार्डली 1 माह या 1.5 माह चला। उसके बाद हुआ क्या, जो यू टर्न हुआ वो ये हुआ कि जी दोनों पार्टीज़ में कंप्रोमाइज़ हो गया। अब जब कंप्रोमाइज़ हो गया तो उसके बाद ज़ाहिर बात है अब केस की ज़रूरत नहीं थी। 6 लाख रुपए जमा करवा दिए थे हुकूमत के ख़जाना में, वो 6 लाख रुपए जमा करवा दिए थे। अब क्या हुआ, अब कहा जी कि ये ऐसा, वो कहने लगा शख्स कि जी ऐसा करें, अब हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया, राजीनामा हो गया दोनों पार्टियों का, तो आप ऐसा करें, वो जो मालिक था, मालिक ये कहने लगा कि जी हमारा राजीनामा हो गया है, तो आप ऐसा करें, मेरे वो 6 लाख रुपए हैं जी, वो अदालत से गुजारिश करें कि वो मेरे 6 लाख रुपए वापस कर दे, मैं इस केस को नहीं चलाना चाहता। ये विदिन 1 और 2 मंथ्स, 1-2 महीनों में ही जमा करवाया और 2 तारीखों पर उन्होंने ये कह दिया कि जी हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया। अब हुआ क्या, जब अदालत से ये गुजारिश की गई कि जी हमें जो है वो पैसे वापस दे दिए जाएं, हम इस दावे को वापस लेना चाहते हैं, हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो सबसे जो अहम बात है, तो अदालत ने ये, क्योंकि कानून में ये बात नहीं है, वो जो फ़ाइन है वो एक किस्म की रजिस्टर्ड फ़ीस होती है,
तो अदालत ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फ़ाइन है, ये बतौर आपकी रजिस्टर्ड फ़ीस जमा की गई है, इसलिए कभी रजिस्टर्ड फ़ीस और फ़ाइन जो है वो अदालत से वापस नहीं मिला करते। तो इस हिसाब से उस शख्स को 6 लाख रुपए जुर्माना सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, लोगों की बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं, लोग प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दे देते हैं, सिर्फ रेंट जो एग्रीमेंट लिखा जाता है, रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता। और इस रजिस्टर्ड ना करवाने की वजह से ये सारा केस मैंने आपको डिस्कस इसलिए किया है कि अक्सर लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टी छोटी हो या बड़ी हो, कानून जो है किराएदारी में, उसमें ज़रूरी है कि जब भी कोई करारनामा लिखा जाए, किसी प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो लिखा जाए, तो उसका ज़रूरी होता है कि उसको रजिस्टर्ड करवाया जाए। अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाएगा तो आपको किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में जब आप अदालत में जाना पड़ेगा आपको, तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से जैसा कि इस केस में 6 लाख रुपए जो है वो जो नुकसान हुआ उस शख्स को जिसने जो है ये किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। तो ये था जी आज का टॉपिक किराएदारी के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ जगह हासिल होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।